नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्स मिशन। यहाँ पे जो ग्रह जिसे देखकर इंसान हजारों साल में अपने सपने देखते आया है, और सबसे क्रेजी बात यह है कि अगले 10 से 20 साल तक हमें इनमें से कई इस प्रकार के ग्रह पर कदम रखा जा सकता है जहाँ पे हम जी सकते हैं या बात कर सकते हैं। इसे मंगल ग्रह की बात जिसपे हम मार्स भी बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पृथ्वी तो है ही है, इतनी खूबसूरत, तो फिर मंगल पे जाने की क्या जरूरत है। वह केवल सवाल में मन ही नहीं खुद से ये पूछता हूँ, और जब मुझे इसका जवाब मिलता है तो मेरा दिमाग हिल जाता है। देखो, एक बार की बात है जो डरावनी सच्चाई है, सबको समझनी चाहिए कि और वो पृथ्वी हमेशा सेफ नहीं रहे। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड ने पूरी तरह से डायनासोर की स्पीशीज को खत्म कर दिया, और एक टक्कर में जब यह सोचा तो अगर ऐसा कुछ आज हो गया, पूरी इंसानियत की सभ्यता एक झटके में खत्म हो जाएगी। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और वर्जीनियस ने कहा है कि इंसानों को मल्टी स्पेसली बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा ग्रहों पे रहना होगा, वरना हमारा भविष्य बहुत ही रिस्की होगा। अब यह बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वेंशन आता है कि अगर हमने से इसमें दूसरे ग्रह पे जाना ही तो मार्स क्यों देखा। हमारे लिए सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट, और जिनमें से ज़्यादातर ये बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। फिर इनके पास सॉलिड स्पेस नहीं है, जिसमें से जुपिटर और सैटर्न जैसे कि गैस जॉइंट। अब वीनस को देखा जाए तो सबसे करीबी पड़ोसी है, वहाँ पे अगर टेम्परेचर 450 सेल्सियस है तो इतना गर्म होकर वह शेड पिघल जाएगा। एस्ट्रोमाइड फेयर की सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जिससे किसी भी चीज़ की डिलर्स कर देंगे। बेसिकली नवीन पर जाना मतलब डेथ है। मार्स की बात करें तो यह हमारी पृथ्वी से बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती है। मार्स एक दिन में 24 से 37 घंटे होते हैं, 24 घंटे 37 मिनट का होता है। अल्फाबेट पृथ्वी जैसा ही है, यहाँ पे जीसीन्स भी आते हैं जैसे यहाँ आते हैं। मार्स की सरफेस सॉलिड है जिसपे हम चल सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। वहाँ पे पानी भी है, बर्फ के रूप में पोल्स भी पर जमीन के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्स हमेशा रिलेटिवली पास भी है, करीबी 22.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ एवरेज में। मगर यह असली बात चैलेंज यह है शुरुआत में, और या फिर मार्स पर पहुंचना, वहां पे सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखा है कि पृथ्वी से मार्स तक ले जाने के लिए रॉकेट में करीब 7 से 9 महीने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों प्लैनेट अपनी अपनी ऑर्बिटर में सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, और स्पेसिफिक विंडो में तरल और लगभग हर 26 महीने में एक बार आती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मार्स मिशन निकाला और कुछ गलत हो गया तो वापस आने का ऑप्शन नहीं, तुरंत आपको वापस नहीं रहना पड़ेगा मंथ तक। और यही रीजन है कि मार्स मिशन को वन वे टिकट के भी बुलाते हैं। कुछ लोग जब जरा इमेजिन करें तो आप मार्स पर पहुंच गए और स्पेस की या डोर खोला और बाहर की दुनिया देखी। सबसे पहले आपको एक लाल रंग का डिटेल दिखेगा जो चारों तरफ फैला हुआ है। मार्स का रेड प्लैनेट इसी को बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ की सोइल और आयर ऑक्साइड है जिसमें से लास्ट रकले कहते हैं कि उसी लाल रंग कर देता है। आसमान की तरफ देखें तो अजीब फिशिंग्स ब्राउन दिखेगा, पृथ्वी जैसे नीली नहीं। तो जब यहाँ पे हमारा पहला बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मार्स का एस्ट्रोमॉर्फस बहुत ही थीन है। इतना थीन है या समझ लो कि पृथ्वी के एस्ट्रोमेयर का सिर्फ 1% है। मार्स का एस्ट्रोमेयर और जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोमेयर तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसीलिए जो पॉइजनस है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके स्पेस सूट उतरी तो वहाँ पे सिर्फ 15 सेकंड में बेहोश हो जाएंगे और 2 मिनट में आपकी डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली मार्स पे बिना स्पेस इक्विपमेंट के 1 मिनट भी सरवाइव करना पॉसिबल नहीं। टेम्परेचर की बात करें तो मार्स पे लगभग -60 डिग्री सेल्सियस पर इतना ठंडा है कि अंटार्कटिका जो इससे भी सामने वाले गर्म और लगे। कभी कभी तो टेम्परेचर कभी कभी टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो इतना एक्सट्रीम कोल्ड है
कि आपका खून भी जम जाएगा। अब रेडिएशन की इशू हुई भी तो बहुत सीरियस, जैसे देखो पृथ्वी पे हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को ब्लॉक मगर मार्स के पास ऐसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर रेडिएशन डायइलेक्ट्रिक सस्पेंस आती है। 1 साल मार्स पे रहने आपको उतनी रेडिएशन मिलेगी जितनी पृथ्वी पे 8 साल में मिलती है, और यह रेडिएशन कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बेसिकली मार्स का एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट जो कि हर तरीके से आपको मारने की कोशिश करेगा। अब सवाल यह है कि अगर मार्स इतना डेंजरस है तो फिर वहाँ जाना क्यों चाहते, क्योंकि और जाएंगे कैसे। देखो करंटली आपको दुनिया की सबसे एम्बिशियस कंपनी है जो मार्स पे जाने की तैयारी कर रही है, स्पेस जेट, जिसके फाउंडर्स एलन मस्क हैं। एलन मस्क बिल्कुल एक्यूरेटली कहा कि उनका अल्टीमेट गोल मार्स पर एक सेफ स्टेशनरी सिटी बनाना जिनमें से 10 लाख लोग रह सकें। अब सुनने में आया बहुत क्रेजी लगता है, लेकिन जब यह देखेंगे स्पेस एक्स क्या बना रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि यह पूरा सपना पूरा हो सकता है। स्पेस एक्स ने स्टारशिप का नाम एक रॉकेट बनाया, या जो सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा रॉकेट। यह रॉकेट लगभग 100 से 150 मैट्रिक टन का पेलोड मार्स तक ले जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फुल्ली यूजेबल है। या इसका मतलब है कि यह एरोप्लेन बार बार उड़ता है, वैसे ही एक रॉकेट बार बार यूज हो सकता है, जिससे कॉस्मेटिक डेमोटिकली काम हो जाती है। और इसका एक रॉकेट लॉन्च करने में सैकड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं, और रॉकेट एक बार यूज होकर समुद्र में गिर जाता है, मगर स्पेस का रॉकेट वापस आके लैंड कर जाता है, और यही फिर यूज हो सकता है। इसी की टेक्नोलॉजी की वजह से यह मार्स मिशन पॉसिबल हो पाया, क्योंकि पहले मार्स पर जाने का कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि आपको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। यह प्लान यह है कि पहले मैड मिसमैच भेजे जाएंगे जो मार्स पे सप्लाई और इक्विपमेंट पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद पहला मैड मिशन जाएगा जो इसका शायद लगभग 10 से 20 एस्ट्रोनॉट होंगे। यहाँ पे पहले लोग विल्स स्वेल होंगे जो जानते हैं हो पाएगा, क्योंकि मार्स पहले जाने वाले का मतलब कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि आपको अफोर्ड नहीं। अब प्लान यह है कि अनमैड मिस भेजे जाएंगे जो सप्लाई लगभग 10 से 20 शायद एस्ट्रोनॉट होंगे, जहाँ पे पहले आपके विवल्स हो जाएंगे जो शायद कभी न कभी वापस ना आ पाए। इन्हें मार्स बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होगा, जैसे कि हैबिट मॉड्यूल्स, लेवल ऑक्सीजन जनरेट करना सिस्टम सेटअप करना होगा, सोलर पैनल इंस्टॉल करना और पानी निकालने का सिस्टम बनाना होगा। अब आपके मन में यह कनेक्शन जरूर आ रहा होगा कि मार्स पर रहेंगे कहाँ। देखो शुरुआत में एस्ट्रोनॉट प्रीफेडिकली हैबिटेट में रहेंगे जो पृथ्वी से ही भेजा जाएगा, या बेसिकली बड़े बड़े प्रेशराइज पर्ड होंगे जिनके अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, टेम्परेचर रेगुलेट होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होगी और रेडिएशन प्रोटेक्शन होगी। मगर यह लॉन्ग टर्म और परफ्यूम्स नहीं करेगा। इतना सारा मटेरियल पृथ्वी से भेजना बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन साइंटिस्ट एक बहुत ही लेबोरेटरी आइडिया पर काम कर रहे हैं, जिनमें से इन C2 रिफ्यूलर्स यूटिलिकेशन करते हैं। इसका मतलब मार्स पर जो रिफ्यूलर्स और वेसल है उनकी पे कंट्रवेक्शन करना। और सबसे बेस्ट आसान क्या है कि मार्स की ज़मीन अंदर वसन ऑलग्राउंड है जो हैबिटेट बनना की जो रेडिएशन से भी बचाएगी और टेम्परेचर भी स्टेबल रखेगा। मार्स की सरफेस पे जो कुछ मीटर्स नीचे जाने पर रेडिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सोशल और साइड लेवल सर्वल कर देती है, जो प्लस ऑलराउंडर टेम्परेचर ज़्यादा है, स्टेबल रहता है। एक और फैसिटिंग जो कास्ट जिसमें से 3D प्रिंटिंग से कनेक्शन हो जाता कि यह आइडिया हम मार्स पे बड़े बड़े 3D प्रिंटिंग भेजेंगे जो एक सॉइल को यूज करके और बिल्डिंग प्रिंट कर देगा। मार्स की सॉइल और आयरन अंदर मिनरल्स है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज हो सकते। यह रोबोट से जाके पहले यह सारा काम कर देंगे, और जब यह ह्यूमस पहुंचेंगे तो उनके बीच बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा
अब सबसे क्रिटिकली कनेक्शन आता है कि मार्स पानी कहाँ से आएगा। देखो, पानी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पीने के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए भी चाहिए, क्योंकि पानी एक इलेक्ट्रोलिसियल करके ऑक्सीजन निकाली जाती है और रॉकेट फ्यूल से पानी बन सकता है। अब गुड न्यूज यह है कि मार्स पे पानी की काफ़ी अकाउंट में है। जो मार्स पोल्स पर बर्फ लेयर है जो मिलियंस ऑफ क्यूबिक किलोमीटर्स पानी होल्ड कर, प्लस मार्स की सबसे सरफेस में भी यह बर्फ है जमीन के कुछ मीटर्स नीचे, जो बेसिकली पानी की काम नहीं है, बस उसे एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी चाहिए। नासा और स्पेस दोनों वाटर एक्सट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। प्लान यह है कि ड्रिल से ज़मीन खोदेंगे और बर्फ़ को ज़मीन गर्म करके पानी में कन्वर्ट किया जाएगा। यह पानी फिर प्यूरिफाई होगा जिसे यूज के लिए रेडी होगा। एक बार पानी मिल गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब खाने की बात करें तो मार्स पर एमसी डोनाल्ड्स नहीं तो खाना कहाँ आएगा। शुरुआत में मैं ये जो पैकेजेड फूड पृथ्वी से भेजा जाएगा, लेकिन यह सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए मार्स पे फार्मिंग करना ही जरूरी होगा। मार्स की सोइल में कुछ केमिकल या प्लांट के लिए टॉक्सिक जैसे क्लोराइड, इसीलिए डायरेक्टली मार्स की सोइल में खेती नहीं हो सकती। मगर साइंटिस्ट ने हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक जैसे टेक्निकल्स डेवलप किए हैं। इनमें से सॉइल की ज़रूरत ही नहीं होगी। प्लांट्स को न्यूट्रियल रिच वाटर में ग्रो किया जाएगा। यह कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा, जो ऑलरेडी लाइट से आर्टिफिशियल सनलाइट दी जाए। टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाएगा। इस तरीके से मार्स पे वेजिटेरियंस और फ्रूट उगाया जा सकता है। एक्चुअली नासा ने ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली लिट्रीवीट्स और अंदर वेजिटेबल्स उगाए हैं। यह टेक्नोलॉजी प्रूवन है और मार्स पर भी काम करेगी। इमेजिन करो कि ड्रोन के अंदर हरे भरे प्लांट रहेंगे और बाहर लाल रंगी हुई डेजर्ट। या सीन कितना सर रियल होगा। अब एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबली और लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, जिसमें से टेरा फार्मिंग कहलाता है। टेरा फार्मिंग का मतलब यह है कि किसी भी प्लेनेट को पृथ्वी जैसे बनाना, मतलब मार्स के एटमॉस्फेयर को ठीक करना, टेम्परेचर बढ़ाना, ऑक्सीजन जनरेट करना। एक्चुअली एक ऐसा ही ऑर्बिटल क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे ह्यूमंस बिना स्पेस सूट के भी रहे। अब सुनने में यह है कि साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है। बस टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, शायद सैकड़ों या हजारों साल। एक ऐसा आइडिया जो मार्स के पोल पे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया जाए, जिससे बर्फ पिघले और वाटर वेपर CO2 एटमॉस्फेयर रिलीज हो। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूर शुरू होगा और मार्स गर्म होने लगेगा। दूसरा आइडिया यह है कि जॉइंट मिरर्स की मार्स की एक ऑर्बिटर में प्लेस किया जाएगा, जहां सनलाइट को पल्स करके फोकस करके और बर्फ पिघल जाएगा। एक अप्रोच है कि फैक्ट्रीज सेटअप की जाए जहां पे कंट्री यूनिवर्सली ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करे और एटमॉस्फेयर को ठीक करके। बेसिकली यह एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट होगा जो हमारे बच्चों के बच्चे कंप्लीमेंट करेंगे। और प्रैक्टिकली या टाइमलाइन की बात करें तो स्पेस एक्स का प्लान यह है कि 2026 से 28 तक का यह पहला अनमैन्ड स्टारशिप मार्स पर लैंड करना है। सिर्फ 2030 में पहले ह्यूमंस भेजने और 2050 तक एक स्मॉल कॉलोनी स्टेब्लिश करना है, जिसमें कम से कम कुछ हजार लोग रह सकेंगे। नासा का प्लान थोड़ा कंट्रीज और वो है जो 2030 के लेट एम्पायर का पहला मैंड मिशन प्लान कहा रहा है। चाइना भी मार्स रेस में और इसका पहला प्लान 2030 में पहला चाइनीज एस्ट्रोनॉट मार्स में भेजने का है। अब यह एक इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि मार्स पे कौन जाएगा। देखो, पहले मिशन में तो यह ट्रेड एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट जाएंगे जो स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस और
कंस्ट्रक्शन करेंगे, वर्क करेंगे, मगर एक्चुअली अब कॉलोनी बड़ी होगी तो नॉर्मल सिविलियंस भी जाए। इलन मस्क का कहना है कि उनका गोल है कि मार्स जाने का टिकट एक्चुअली एक एवरेज हाउस की कॉस्ट कितना होगा, मतलब अगर आप अपने घर बेच सकते हो तो मार्स जा सकते, और वो लोग जाएंगे जहाँ पे वहाँ काम भी करेंगे, क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड बिल्ड करने के लिए हर तरह के इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, परफॉर्मर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, म्यूजिशियन भी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी का एक कल्चर भी। अब सोचा होगा कि मार्स पे डेली लाइफ कैसी होगी। अब सुबह उठेंगे, अपने ग्राउंड के हैबिट में एक स्क्रीन पर मार्स की सरफेस दिखेगी जो एक्चुअली विंडो नहीं होगी, बगैर की कैमरा फील्ड होगा, क्योंकि रेडिएशन से बचने के लिए विंडोज नहीं है। ब्रेकफास्ट होंगे जो शायद मार्स पे उगाई हुई वेजिटेरियन से बना होगा। फिर अपना स्पेस सूट पहन के आपको बाहर निकलना होगा, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, शाम को कम्युनिटी सेंटर में लोगों से मिलने आए, और शायद कई मूवी देखी पृथ्वी से बीम की होगी। कन्फ्यूजन्स के साथ से ऐसी होगी, लेकिन डिले वह करीब 3 से 22 मिनट का डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस, मतलब वीडियो कॉल पर, लेकिन मैसेज आ जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ फिलोसफर और कन्वेक्शन भी आती है। मार्स पे पैदा होने वाला बच्चे के बारे में सोचें, या टेक्निकली मॉर्सियस होंगे, उन्होंने कभी भी पृथ्वी नहीं देखी होगी, उनके लिए मार्स भी होम होगा। और क्योंकि मार्स की ग्रेविटी पृथ्वी की 38% है, तो यहाँ पे बच्चे डिफरेंट डेवलप होंगे, उनकी बोनस और मल्स डिफरेंटली होगी। शायद कुछ जनरेशन बाद ह्यूमस की फिजिकली अर्थ ह्यूमस के डिफरेंट हो जाएगा, और यह एवोल्यूशन का एक न्यू चैप्टर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गवर्नेंस का एक मास पे कौन से लॉज होंगे, जो करेंटली अर्थ पर एक इंटरनेशनल सिटी है जो आउटस्टर्ड स्पेस सिटी कहती है। कोई भी कंट्री किसी भी स्पेशलियल बॉडी पर सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकती, मतलब यह है कि किसी भी कंट्री का नहीं। तो जब वहाँ कॉलोनी बनेगी तो किसके रूल चलेगी, क्या वो इंडिपेंडेंट होगी या किसी अर्थ का गवर्नमेंट के अंडर होगी, या सारे कन्वेंस अभी अनलर्ड है और प्रॉब्लली पहली कॉलोनी बनने के बाद ही इनके ऑर्फन्स आएंगे। कुछ लोगों कहते हैं कि मार्स के प्रेफरेंस स्टार्ट का मौका है, जहां पे हम ह्यूमैनिटी का मिस्टेमेटिक रिपोर्ट नहीं करेंगे और एक बार बेटर सोसाइटी बिल्ड करेंगे। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो मार्स कॉलोनाइजेशन एक्समिट्री एक्सपीरियंसी प्रोजेक्ट है, जो एस्टिमेटर्स वेरी करते हैं कि लेकिन पहले 1 मिलियन लोग को मार्स पर सेटल करना शायद 1 बिलियन से ज़्यादा ट्रिलियन लग सकता है। सुनने में आया है कि बहुत से ज़्यादा लोग, लेकिन कन्वेस्टर देखो पर हर साल पूरी दुनिया मिलिट्री पर सबसे ज़्यादा खर्चा करती है। रिसोर्सेज पे तो बस प्रायोरिटी रेंज की तरह ज़रूरत, और लॉन्ग टर्म में मार्स प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। मार्स पर रेयर्स मिनरल्स भी हो सकते हैं, पृथ्वी पे कम आ सकते हैं। प्लान्स मार्स पर एस्टेरॉयड माइंस कम इजियंस भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्स एस्टेरॉयड बेल्ट के पास सबसे बड़ी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी जो मार्स मिशन के लिए डेवलप होगी वही पृथ्वी पर भी यूज होगी। जैसा अपोलो मिशन इतना टेक्नोलॉजी दी जाए जो हमारी डेली और लाइफ में प्यूरिफाई के लेके कंप्यूटर चिप तक ले जब स्पेस प्रोग्राम देना, तो अब आपको एक रियलिटी पिक्चर देखता हूँ जो अगले 50 ईयर्स में क्या हो सकता है। 2030 में ह्यूमस पहले मार्स पर लैंड करेंगे, या एक स्मॉल टीम होगी जो कुछ ही मंथ वापस आएगी। 2040 तक ले परनॉट एस्ट्रोनॉट होगा, जहां पे रिसर्च कम्युनिटीज करेंगे और यह देखेंगे कि 2050 तक की पहली और कॉलोनी बनेगी, जिसमें शायद कुछ 100 लोग होंगे। 206 या 2070 तक ले यह कॉलोनी एक्सपेंड होगी, हजारों लोग रहने लगेंगे, और सेंचुरी के एंड तक ले सतत मार्स एक फुल प्लैनेट सिटी हो जाएगा, जिससे लाखों लोग रहेंगे।
एम्बिशली ऐसा लगता है, लेकिन रिवर्स में करो कि 2003 में राइट ब्रदर्स ने पहली एयरप्लेन उड़ाई थी और फिर 66 साल बाद 1969 में हम चांद पर ह्यूमस के प्रोग्रेस एक्सप्लोरेशन में हैं। लीनियस नहीं, फाइनली मैं आपको एक पर्सनल थॉट शेयर करना चाहूँगा। मार्स कॉलोनाइजेशन सिर्फ एक साइंटिस्ट अचीवमेंट नहीं, यह ह्यूमनिटी का रियलिस्ट का रिजिस्टर है, जहाँ पे हम एक्सपीच के अफ्रीका से निकले हुए पूरे पृथ्वी पर फैले हुए हैं। हमने एक ऑफेंस कॉन्स और मस्टर्ड क्लाइम किया और इसमें हर इम्पॉसिबल ही बनाया कि मार्स जाना उसी जननी का नेक्स्ट स्टेप है, जहाँ पे लोग पृथ्वी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पहले और वेल्डिंग पॉइंट। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि एक्सप्लोरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग साथ साथ चलते रहते हैं, एक के लिए दूसरे को छोड़ना जरूरी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब यह एक नाइट स्काई में मार्स को देखी तो एक राइट्स डॉट की तरह दिखा, जो याद रखे कि शायद आपकी लाइफ टाइम में उस डॉट पर सिटीज बन जाएगी और लोगों रहने लगेंगे। हम एक जनरेशन है जो कि हिस्टोरिकल ट्रांसलेटिव देखेंगे, जो पृथ्वी से लेके मल्टी प्लानरी तक सर्वाइवलेशन करेंगे। तो सफ़र पे यह सोचकर एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कितना लकी यह टाइम है कि मैं पैदा होने के लिए जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो भी स्पेस एक्स अपने अगले स्टारशिप टेस्ट की तैयारी कर रहा है। नासा अपने मार्स स्पेस की स्टडी कर रहा है और यह रियल टाइम में होगा और यह हम एक हिस्टोरिकल जर्नी के विटनेस हैं। दोस्तों, यह भी मार्स कॉलोनाइजेशन की जो कंप्लीमेंट स्टोरी या एक ड्रीम जो कुछ भी डिकेड पहले साइंस फिक्शन था और आज ये रियलिटी बन जा रहा है। लिटरली यह पॉइंट यह है कि पूरा जहाँ भी फ्यूचर की हिस्ट्री लिखी जाएगी और कौन जाने आप में से कोई उनके मार्स पे जाके जो वो रोड के प्लैनेट की तरह रहने लगे, हिस्ट्री लिखी जाए और जाने कौन से उस मार्स के लिए जो रेड प्लैनेट में आपको अपना घर बनाएंगे। क्योंकि पॉसिबल इम्पॉसिबल सिर्फ यहाँ तक की है जहाँ तक कि उसे पॉसिबल ना कर दें। क्योंकि जो टेड ड्रीम, हाँ अगर कभी भी मार्स पे जाओ तो मुझे भी बुलाना। आपके लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और आगे शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि अगले तकले मार्स स्पेस में कहाँ तक कितना पहुँचा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।